हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अचीवर्स आईसीएस एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज का हमने ऑनलाइन सीरीज चालू किया है और इससे पहले 2 क्लास भी हो चुका है। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्राम प्रमुख है उनके ऐतिहासिक परिदृश्य को देखा था, जैसे कि विभिन्न कालों में ग्राम प्रमुखों को क्या कहा जाता था। तत्पश्चात हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज के संबंध में विभिन्न समितियां बनी, उन्होंने क्या सुझाव दिया उसे हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था दूसरे क्लास में कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया, किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, और आर्टिकल 243 के बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। मीन्स 243A से आर्टिकल 243O तक हमने पूरा टॉपिक कवर किया था। अब जो आज का क्लास होगा वो उसके आगे का होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हमने कोशिश किया है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ आपका, जिससे समय भी बचेगा। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए आज का क्लास चालू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है उसको एक बार समझ लेते हैं। विधि का अनुकूलन आदेश 2001। मैंने क्या बोला? विधियों का अनुकूलन आदेश 2001। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ बनने से पहले हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, और चूंकि हम मध्य प्रदेश का हिस्सा थे तो ये बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी व्यवस्था लागू रही होगी। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। अब चूंकि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ को चाहिए था कि यहाँ का खुद का स्वयं का क्या हो, पंचायती राज अधिनियम हो। तो हमने क्या किया? हमने किया कि 1 नवंबर 2000 से पहले जो भी नियम कानून मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में थे उसको सेम एज इट इज हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। बस उसमें एक चेंज कर दिया। जहां जहां मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में मध्य प्रदेश शब्द का उल्लेख है, वहां वहां हमने मध्य प्रदेश की बजाय क्या लिख दिया, छत्तीसगढ़ लिख दिया। इस प्रकार हमने क्या किया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को हमने अडॉप्ट किया, और जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द था उसको छत्तीसगढ़ से हमने क्या कर लिया, हमने उसको छत्तीसगढ़ से प्रतिस्थापित कर दिया। इसे ही कहा गया विधियों का अनुकूलन आदेश। अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि बताइए, विधि का अनुकूलन आदेश या विधियों का अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कब जारी किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 7 जून 2001। मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि विधियों का अनुकूलन आदेश कब जारी किया गया? 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश जारी किया गया। इसके बाद अगर आपसे पूछ देगा, देखो ये जो आंसर होगा बैकडेट में होगा। कैसे होगा? अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए जो विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 है वो छत्तीसगढ़ में कब से प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा यह छत्तीसगढ़ में इसे माना गया है कि यह 1 नवंबर 2000 से प्रभावी होगा। मतलब यहां समझने वाली बात है, आदेश कब जारी हुआ था? 7 जून 2001। इसमें क्या कहा गया था कि मध्य प्रदेश पंचायती राज को हम अडॉप्ट करेंगे, और जहां जहां मध्य प्रदेश है वहां वहां हम छत्तीसगढ़ सबसे प्रतिस्थापित कर देंगे। और इसे कब से लागू मानेंगे? इसे मानेंगे हम लोग 1 नवंबर 2000 से। मतलब इस टॉपिक में हमने 2 चीज सीखा। पहला, विधि का अनुकूलन आदेश, कब यह आदेश जारी हुआ? 7 जून 2001 को। लेकिन छत्तीसगढ़ में कब से लागू है? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 से लागू है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे पंचायतों की संरचना। और जब भी मैं पंचायतों की संरचना बोलता हूं तो आपको कुछ याद आया होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज। और जब भी मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज बोलता हूं आपको याद आएगा बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति बोलता हूं तो आपको याद आएगा 1957। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था आज लागू है उसके हमने क्या की, अवधारणा हमने जो देखा है त्रिस्तरीय पंचायती राज की अवधारणा किस समिति के सिफारिश पर देखा है? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर देखा है। अगर मैं बोलूं ग्राम स्तर पर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम स्तर पर आपको ग्राम पंचायत मिलेगा। खंड स्तर पर आपको कौन सा पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलेगा? जनपद पंचायत। और मैं बोलूंगा त्रिस्तरीय पंचायती राज में तीसरा कौन सा मिल गया आपको? जिला पंचायत। अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद स्तर या खंड स्तर पर आपको जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमें पता चल गया बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था। त्रिस्तरीय में आपको मिल गया ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अगर मैं इससे आगे बात करूं कि बताइए ये जो पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूं एग्जाम में टकराते हैं। जैसे कि आपसे बोल देगा ग्राम पंचायत का बताइए
याद रखिएगा, मैं प्रशासनिक प्रमुख बोल रहा हूं, अभी राजनीतिक प्रमुख नहीं बोलूंगा। या तो मैं राजनीतिक प्रमुख बोलूंगा या मैं प्रशासनिक प्रमुख बोलूंगा। तो चलिए मैं पहले राजनीतिक प्रमुख से ही चालू करता हूं। यदि मैं बोल दूंगा ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन है, जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन है और जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं, जब भी आपसे पूछेगा कि बताइए जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए अध्यक्ष। कौन होना चाहिए दोस्तों? अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? जिला पंचायत अध्यक्ष। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा प्रश्न कि बताइए जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए जिला पंचायत में राजनीतिक सदस्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा अध्यक्ष के बाद कौन होता है? उपाध्यक्ष, अर्थात जिला पंचायत उपाध्यक्ष। और कौन होंगे? जिला पंचायत सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सदस्य। अगर बोलेगा राजनीतिक प्रमुख जिला पंचायत का, तो जिला पंचायत अध्यक्ष। बोल देगा सदस्य कौन कौन है, तो कौन कौन है? उपाध्यक्ष हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। और कौन है? जिला पंचायत सदस्य हैं। इसी प्रकार मैं जनपद की बात करूंगा, सेम जिला पंचायत जैसे इसमें भी होगा। कैसे होगा? अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन है, तो हरदम याद रखिएगा जनपद पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख होगा वो होगा जनपद पंचायत अध्यक्ष। कौन होगा दोस्तों? जनपद पंचायत अध्यक्ष। लेकिन अगर बोल देगा कि बताइए इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आप देख सकते हैं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद पंचायत सदस्य। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्राम पंचायत। क्या आता है? ग्राम पंचायत। जरा सा अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? अगर इसमें बोल देगा कि बताइए ग्राम का राजनीतिक प्रमुख कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए सरपंच। क्या होना चाहिए? सरपंच। तो ग्राम का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? सरपंच होगा। और याद रखिएगा सदस्य कौन कौन हो जाएंगे, तो यहाँ आपको सरपंच के सिवाय कौन मिलेंगे? उप सरपंच और पंच। दोस्तों ये जो मैं बात किया हूँ वो राजनीतिक प्रमुख की बात किया हूँ। इसके बाद क्या होगा आप देख सकते हैं। अगर मैं बोल दूं, समझिएगा, आपको जिला पंचायत सदस्य बनना है, अध्यक्ष बनना है, या जनपद सदस्य बनना है या अध्यक्ष बनना है, या सरपंच या पंच का चुनाव लड़ना है, तो सबका एक मिनिमम एज होगा, न्यूनतम आयु होगा चुनाव लड़ने का। तो याद रखिएगा आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपका जो एज है, उम्र है, जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पंचायत में आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और कहीं बोल देगा अधिकतम आयु, तो याद रखिएगा अधिकतम आयु का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मैं बोलूंगा जब भी आपको पंचायत चुनाव लड़ना है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रशासनिक प्रमुख। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राजनीतिक प्रमुख। अब क्या देखने वाले हैं? प्रशासनिक प्रमुख। अब प्रशासनिक प्रमुख में अगर आपसे पूछ देता है कि बताइए जिला पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है जिला पंचायत का सीओ। क्या होता है? जिला पंचायत का सीओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो आपसे जब कभी भी पूछ देगा कि जिला पंचायत का बताइए प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो सीओ जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ देगा बताइए जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो सीओ जनपद पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत। इसी प्रकार अगर ग्राम पंचायत का बोल दिया कि बताइए कि ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्राम सचिव। मतलब आप कंपेयर कीजिए, एक तरफ हमने राजनीतिक प्रमुख पढ़ा तो दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा? प्रशासनिक प्रमुख पढ़ा। और न्यूनतम आयु कितना पढ़ा? 21 वर्ष पढ़ा। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको कवर करते हैं। जैसे कि अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ दिए कि बताइए एक ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने पंच हो सकते हैं, न्यूनतम कितने पंच हो सकते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है जितने पंच होंगे उतने वार्ड होंगे, क्योंकि एक वार्ड से एक पंच निर्वाचित होता है। तो
तो आपसे प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है कि बताइए अधिकतम वार्डों की संख्या ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या, या ऐसे बोल देगा कि बताइए न्यूनतम पंचों की संख्या या अधिकतम पंचों की संख्या। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे बोलेगा ग्राम पंचायत में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं, ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। कितनी होगी, 10। और अधिकतम कितनी होगी, तो 20। तो ग्राम पंचायत में अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने पंच हो सकते हैं या न्यूनतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10, 10। और आपसे अगर पूछ देगा कि एक ग्राम पंचायत में अधिकतम पंचों की संख्या बता दीजिए, तो कितने होगा, 20 होगा। इसी प्रकार मैं जनपद की बात करूंगा, एक विकास खंड में न्यूनतम कितने जनपद सदस्य हो सकते हैं बता दीजिए आप, तो 10। अधिकतम कितने हो सकते हैं जनपद सदस्य, तो 25। इस प्रकार हमको समझ आया कि सर ग्राम पंचायत में पंचों की न्यूनतम संख्या तो 10 है और पंचों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। उसी प्रकार जनपद पंचायत में हमने पढ़ा कि जो जनपद सदस्य हैं उनकी न्यूनतम संख्या 10 होगी और अधिकतम संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो प्रश्न ये बनता है कि सर ग्राम पंचायत समझ आ गया, जनपद पंचायत समझ आ गया, क्या जिला पंचायत में भी ऐसी है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसी है। जिला पंचायत में न्यूनतम जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है, 35 हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था वार्डों के बारे में, सदस्यों के बारे में। अब यदि आपसे जनसंख्या पूछ देता है कि कितने जनसंख्या में ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है, ठीक, कितने में न्यूनतम कितने में जनपद पंचायत का हो सकता है और जिला पंचायत का हो सकता है, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत में जनसंख्या 1000 होनी चाहिए, वहीं जनपद की बात करूं तो 5000 और वहीं जिला पंचायत की बात करूं तो 50,000। तो दोस्तों जो आज का आप देख रहे हो वीडियो, मैंने कोशिश किया है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए, जिससे एग्जाम के समय आप इस वीडियो को देख लो या एक नोट्स बना लो, तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्या कर लो, कवर कर लो। चलिए इसके बाद देखते हैं इनकी संख्या। जैसे कि वर्तमान में अगर आपसे पूछ देगा बताइए वर्तमान में जिला पंचायत की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 27। बहुत से लोग ऐसे होंगे बोलेंगे सर गोरेला पेंड्रा मरवाही तो जिला बन गया, तो इसकी संख्या अभी 28 होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल होगा 28, लेकिन याद रखिएगा अभी नहीं हुआ है, अभी इसका संचालन बिलासपुर से हो रहा है, बिलासपुर जिला पंचायत से हो रहा है, इसलिए वर्तमान में जिला पंचायत की संख्या कितना है, 27। जब गोरेला पेंड्रा मरवाही में इसकी स्थापना हो जाएगी तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 28, लेकिन वर्तमान में कितना है, 27। इसी प्रकार आपसे पूछ देगा बताइए जनपद पंचायत की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 146, 146 कितनी है, 146 है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया बताइए ग्राम पंचायत की वर्तमान संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11,664। कितना है, 11,664, 11,664। और इसी प्रकार अगर गांव की संख्या बोल दिया तो वो है 20,619। तो दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है इतने पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए कुछ एक डेफिनेशंस है उसको देख लेते हैं। ये जो डेफिनेशंस है उसको जानना जरूरी है। डेफिनेशंस क्या है देखते हैं। जैसे ग्राम की परिभाषा देख लेते हैं। तो ग्राम की परिभाषा है राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में वे निर्दिष्ट करेगा। मतलब जो एक ग्राम पंचायत है वो ग्राम या ग्रामों के समूह से बनेगा और लोक अधिसूचना कौन जारी करेगा इस संबंध में, तो राज्यपाल जारी करेगा। इसी प्रकार मतदाता सूची क्या होता है, तो याद रखिएगा पंचायती राज की धारा 3 के अधीन प्रत्येक ग्राम की एक मतदाता सूची होगी। मतलब आपसे पूछ देगा कि किस धारा के अधीन प्रत्येक ग्राम की मतदाता सूची होनी चाहिए, तो धारा 3, ये याद रखिएगा, एक आईएमपी पॉइंट बन सकता है। और मतदाता क्या है, मान लीजिए आप किसी ग्राम के निवासी हैं, किसी ग्राम पंचायत के निवासी हैं और आप वयस्क हो गए, वयस्क कहने का मतलब 18 साल के हो गए हैं, तब आपका जो नाम है वहां की मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, जिसके कारण आप वोट दे सकोगे। वही जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मतदाता को होता है। अर्थात ग्राम के मतदाता सूची, क्या बोला मैं, ग्राम के मतदाता सूची में शामिल हुए प्रत्येक नाम जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, वह उस ग्राम के क्या कहलाएंगे, मतदाता कहलाएंगे।
ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा, अगर पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है करके प्रश्न आ गया तो आपका हमेशा आंसर होना चाहिए राज्यपाल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी किया जाता है। दोस्तों कोशिश था कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मैं आज आपको कवर कराऊं। इसके बाद के जो क्लास है उसमें हम लोग ग्राम सभा देखने वाले हैं। ग्राम सभा के बाद हम अविश्वास प्रस्ताव, राइट टू जो रिकॉल होता है वो देखेंगे। तो आगे के क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।